जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, सीएसई हो, सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन का भी एनालिसिस करते हैं। जिसमें कि अभी हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे अगर देखोगे ये सीएपीएफ का क्वेश्चन लगा हुआ है। इससे अगर ऊपर देखोगे तो यूपीएससी सीआईएसएफ का क्वेश्चन है। मतलब यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। जिससे कि ये भी देखते हैं ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी सीएसई में कैसे रिपीट होता है, प्लस एग्जामिनर का माइंड क्या है। इन सारी चीज़ को हम इस सीरीज में समझते हैं। और अभी इस सीरीज में चल रहा है पॉलिटी, तो यहाँ से पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा रखा था, तो आज शुरू करेंगे यहाँ से। और इसको शुरू करने से पहले एक आवश्यक बात, जिस भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए जो मैसेज कर रहे हो, तो टेलीग्राम में ये सर्च करना, वहाँ पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे क्लास की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो सीडीएस का, यहाँ से देखो अब सीडीएस शुरू है। सीडीएस का साल में 2 पेपर होता है, तो पेपर 1 का ये यहाँ पे, और पेपर 2 भी होगा नीचे। तो उसके बाद जैसे ये ख़त्म होगा, ये देखो पेपर 2 भी है। फिर उसके बाद एनडीए का होगा, तो यहाँ से देखो एनडीए शुरू है। एनडीए जैसे ख़त्म होगा, एनडीए के बाद होगा 2 एनडीए का भी पेपर होगा, तो दोनों पेपर। कहने का मतलब यूपीएससी के सारे एग्ज़ाम को इसमें कवर कर रहे हैं। अगर ये वाले पीवाईक्यू सीरीज को कोई फॉलो कर लोगे, तो आपको नहीं लगता है कि आप पीवाईक्यू में किंग हो जाओगे। उसके बाद जब आप एक बार ये पूरे सीरीज को फॉलो कर लोगे, फिर देखना कि आपके पीवाईक्यू या फिर आपके क्वेश्चन कैसे सही हो रहे हैं, और कैसे क्वेश्चन 40 प्लस क्वेश्चन यूपीएससी सीएसई 2025 में भी रिपीट हुआ है। जिसको भी ये लगता है कि कहाँ से रिपीट हुआ है, आप चैनल पे ही वीडियो पढ़िए, जाके देखो, वहाँ पे 40 प्लस क्वेश्चन रिपीट हुआ है डायरेक्ट पीवाईक्यू से। तो रैंडम मॉक टेस्ट लगाने के बदला पीवाईक्यू करो। चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आज का, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। बोल रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित है। अब बोल रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित है। तो पहले क्वेश्चन यही बोल रहा है नगर पालिका। अभी ये देखो, ये जो आया है नगर पालिका, पहले इसी को समझते हैं ये क्या है, फिर उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समझेंगे क्या, उसके बाद इस क्वेश्चन को डील करेंगे। और इसमें जितने अनुच्छेद हैं, जैसे ये 4 अनुच्छेद हैं, तो ऑल जितने चारों अनुच्छेद हैं सभी को बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। पहले समझो नगर पालिका क्या है। देखो, अगर पहले हम नगर पालिका को समझे, इसको थोड़ा सा रेज करते हैं, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं। और आप सबको आराम से सिर्फ देखते जाना है। ये एनिमेटेड पीडीएफ भी आपको वहीं टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो देखो, नगर पालिका जो है ये शहर में स्थानीय सरकार है। जैसे कि आप देखोगे पंचायत होते हैं, तो उसी प्रकार से क्या है, शहर के लिए स्थानीय सरकार के रूप में किसको चुना गया, नगर पालिका का स्थापना हुआ, ठीक है। और इसको लाया कब गया था, तो इसको 1992 में लाया गया था, ठीक है। 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 74वां संविधान संशोधन संशोधन जब 74वां संविधान संशोधन हुआ था, तब नगर पालिका को लाया गया और इसे संविधान में रखा गया, संविधान के भाग में रखा गया है। तो आपने पहले तो यही समझा नगर पालिका है क्या, संविधान के किस भाग में इसको रखा गया है, ठीक है। और एक चीज़ और नोटिस करो कि कई बार ना यहाँ पे यूपीएससी पीवाईक्यू जब पढ़ोगे, फिर पता चलेगा यहाँ पे 74वां के जगह देगा 73वां। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है, ना कि 73वां संविधान से। अब देखो, ये अनुसूचित जाति और जनजाति, देखो अभी इस पे अगर करवाने के लिए और भी बहुत कुछ करवा सकते हैं, लेकिन आप और भी ज़्यादा डीप में कहाँ से पढ़ोगे, स्टैटिक बुक से, जो आपका लक्ष्मीकांत है वहाँ से पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे आपका ये रिकॉल हो गया। बाकी ये देखो, ये जो बोल रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति, तो ये है जिसे SC ST बोलते हो,
जिसे SC ST बोलते हैं, वही है ये अनुसूचित जाति जनजाति। अगर इसके बारे में देखोगे तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, फिर जाके ये आर्टिकल डील करेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति जो है, इसके लिए संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 342 को अगर देखोगे, ये SC और अगर हम ST लिख रहे हैं तो आप समझ जाओगे कि हम अनुसूचित जाति और जनजाति की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अनुसूचित जनजाति को कौन से आर्टिकल से मान्यता मिला है, पहले तो यही समझो कि संविधान के कौन सा आर्टिकल इस पर लागू होता है जो इसको वैलिड करार देता है। तो अनुच्छेद 342 के तहत इसको क्या बोलता है, ये मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त। अब अगर देखोगे इससे रिगार्डिंग ना दो अनुसूची भी है, दो अनुसूची भी है, एक 5वीं अनुसूची और एक है 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, ठीक है। ये 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची क्या कहता है, अगर आप 5वीं अनुसूची को यहाँ से थोड़ा सा हटा के इधर लिख देते हैं, फिर आपको बेटर समझ में आएगा। तो SC ST से कितने अनुसूची शामिल है, दो, पहला 5वीं और फिर 6वीं, 6वीं अनुसूची। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो कि ये जो 6वीं अनुसूची है, ये 6वीं अनुसूची, इसमें त्रिपुरा, मेघालय, उसके बाद असम और मिजोरम को शामिल किया गया है। इसको मिजोरम को शामिल किया गया है। अब 5वीं अनुसूची जो है, 5वीं अनुसूची में इन 1 2 3 4 मतलब इन चारों राज्य को छोड़ के, ये जो 4 राज्य हैं, इन चारों राज्य को छोड़ के जितने भी राज्य हैं उसको कौन से अनुसूची में शामिल किया गया, 5वीं अनुसूची में। तो इन 6ठी, यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची के राज्य के अलावा, ठीक है। तो 6वीं अनुसूची के राज्य के अलावा जिसको भी शामिल किया गया उस सब को 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब यहाँ पे अगर कोई भी राज्य को 6वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो उसमें उसका क्या होता है, प्रशासन, प्रशासन एवं न्याय संबंधी अधिकार, प्लस जो भी ग्राम पंचायत का उसका फैसला हो वो सारे कौन करते हैं, ये 6वीं अनुसूची वाले करते हैं। तो इसलिए 6वीं अनुसूची में देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, ये सारे कौन से राज्य हैं, ये त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम, ये सारे राज्य कौन से, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि 6वीं अनुसूची में अगर बोल दे कि लद्दाख भी है क्या, अभी लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था ना, तो 6वीं अनुसूची में लद्दाख नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ से आप लोग का एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बताना ये 5वीं अनुसूची हो गया, 6वीं अनुसूची हो गया, इसका घोषणा कौन करता है, ठीक है, घोषणा कौन करता है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना, ठीक है। चलो इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हैं। जिससे कि जब आप PDF पढ़ोगे ना तो फिर आपको ऐसा ना लगे कि ये पूरा गॉन्स नॉन्स टाइप का है, जस्ट वेट बनना, ठीक है। अब तो पढ़ लोगे कि SC ST क्या है, इसको कौन से अनुच्छेद से मान्यता मिला है, अनुच्छेद 342 के तहत मान्यता प्राप्त है। इसके लिए दो अनुसूची बनी है, 5वीं 6ठी। 5वीं में ये 6ठी अनुसूची वाले सारे राज्यों को छोड़ के बाकी जितने राज्य हैं सबको 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 6वीं अनुसूची में त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम को शामिल किया गया। और इसका एक ट्रिक भी है, देखो A से हो गया असम के लिए A, उसके बाद T से हो गया त्रिपुरा, मिजोरम के लिए M, या फिर मेघालय के लिए M कर दो तो ATM स्क्वायर, ATM स्क्वायर कहने का मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम बराबर क्या। तो इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, 6ठी अनुसूची वाले राज्य कौन से हैं, ATM स्क्वायर। बीच बीच में जहाँ पे थोड़ा ट्रिक व्रिक आएगा, जो भी लगेगा जहाँ पे वो सब कुछ बताते चलेंगे, बस आप लोग पढ़ते रहो और ये वाला नोट भी मिल जाएगा। यहाँ से इसको करते हैं छोटा, बाकी आप लोग इसको आराम से करते रहो। देखो
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस क्वेश्चन पे चलते हैं। हालांकि आप लोग को कुछ कुछ यहाँ से हिंट मिल गया होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसमें प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित है। मतलब प्रत्येक नगर पालिका का बात कर रहा है किसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 243 का 9। मतलब इसमें क्या है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से ये जो बोल रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 9। अब चलो पहले इस वाले आर्टिकल को भी देखते हैं, उसके बाद इन सारे आर्टिकल को डील करेंगे। पहला आर्टिकल क्या है आपका 243 दो। ठीक है, देखो ऐसे ये जो दो दो है ना इसके जगह पर लिख लो RST और ZA, क्योंकि फिर आपको ना उधर मिलेगा ये वाला ऐसा कुछ लिखा हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये लिख लो। अब देखो ये क्या बोल रहा है, नगर पालिका के बारे में बोल रहा है। और यहाँ पे अगर 243 आर को देखोगे तो ये किससे संबंधित है, ये बोलता है कि भारतीय संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है, नगर पालिका का नगर पालिका का संरचना कैसे होगा, संरचना से संबंधित है। ठीक है, ये 243 आर क्या कह रहा है, नगर पालिका का संरचना से संबंधित है। इसको हम संबंधित लिखे हैं, आप लोग मतलब जितना छोटा हो सके उतना छोटा लिखो। अब देखो और यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है नगर पालिका में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षित, ये कोई स्थान आरक्षित नहीं कर रहा है। ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि नगर पालिका का संरचना कैसा होगा वो बता रहा है। अब अगर देखोगे 243 एस को, ठीक है, अगर 243 जिसको कि धौ बोल रहा है, ये धौ बोलने हिंदी वाले टर्म को बोलने से अच्छा है आप इंग्लिश में बोल लो कि 243 एस का जब बात करेंगे ये क्या बोल रहा है नगर पालिका, ये बोलता है इसका कहने का मतलब है भारतीय अनुच्छेद का ये जो है 243 एस ये कहता है नगर पालिका के भीतर वार्ड समिति, नगर पालिका के भीतर वार्ड जो होता है वार्ड समिति के गठन और संरचना से संबंधित, नगर पालिका के भीतर वार्ड समिति के गठन और किससे संबंधित और संरचना से संबंधित है। तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। अब देखो ये ऑप्शन क्या कह रहा है 243 का 9 मतलब टी, इसका राइट आंसर ही यही है, यही तो है राइट आंसर। अगर इसको देखोगे इस वाले स्टेटमेंट को देखोगे ना, ठीक है, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो वहाँ पे यही लिखा मिलेगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित नहीं, यहाँ पे फिर हो जाएगा 243 9 के अनुच्छेद में प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थान आरक्षित है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि महिला के लिए भी स्थान आरक्षित किया गया है, महिला के लिए 33.33% मतलब 1/3 कर लो, ठीक है 33%, 1/3% किसके लिए, महिला के लिए भी है। तो ये चीज़ का भी ध्यान आप ही रखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकता है, घुमा के यूपीएससी कभी पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे महिला के लिए भी आरक्षण का चुनाव है। और यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी नगर पालिका हैं, जितने भी ये नगर पालिका है तो सारे नगर पालिका में प्रत्यक्ष कौन से प्रत्यक्ष दो प्रकार का चुनाव प्रक्रिया होता है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया से नगर पालिका का चुनाव होता है, नगर पालिका का सीट का चुनाव होता है जिसमें 1/3 क्या होता है, महिला होता है। तो प्रत्येक चुनाव से नगर पालिका का चुनाव ऐसा लिख लो, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन से हमने कितना कुछ समझा, चारों स्टेटमेंट का डिस्कशन किया। अच्छा ये स्टेटमेंट बच गया, एक स्टेटमेंट रह गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, अगर देखोगे 243 का जेड है तो ये भारतीय संविधान का जेड है क्या कहता है कि अनुच्छेद, अगर यहाँ से देखना कलर चेंज कर देते हैं, ये कह रहा है
कि अनुच्छेद 243 जेड नगर पालिका के चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका। नगर पालिका समझ जाओगे ना, नगर पालिका लिखे हैं, नगर पालिका के चुनाव से संबंधित है। तो आपने कितना कुछ डिस्कशन कर लिया इस क्वेश्चन से, ठीक है। इन सारे चीज़ को आप ध्यान रखना। हालांकि ये वाला एनिमेटेड पीडीएफ मिल जाए, और यहाँ पे ये भी याद रखना कि 243 का जो डी है, सॉरी ई है, 243 का टी, ये क्या बोलता है कि महिला के लिए भी आरक्षण होनी चाहिए 33%। और ये वाला क्वेश्चन ना पूछा भी गया है, ये CDS जब 2021 करोगे, CDS 2021, ठीक है, पेपर 1 या पेपर 2 में पूछा गया है, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको ध्यान होनी चाहिए कि यहीं पे आप पढ़ लो, जब ईयर वाइज करवाएंगे तो फिर वहाँ पे मिलेगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहले ये भी पढ़ लिया करो, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। फिर ये बोल रहा है शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। अच्छा पहले ये सब को ना समझेंगे अभी तुरंत के तुरंत, तो पहले आप पहले स्टेटमेंट और कथन को पढ़ लो क्या रहा है। शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1927 को समाप्त करने की सिफारिश दूसरे प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा दी गई थी। ठीक, अभी देखते हैं इसको फिर क्या बोल रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया था। तो देखो पहला अगर इस दोनों स्टेटमेंट को देखें तो पहले यहाँ पे हम लिखते हैं सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। पहले इसी को समझते हैं, सूचना का अधिकार 2005 है क्या, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भारत के सरकार द्वारा अधिनियम एक क्या है, कानून है, जो कि नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण जैसे है, यहाँ पे मैं तो सार्वजनिक अभी समझाते हैं प्राधिकरण। यहाँ पर आप जो भी चीज़ सार्वजनिक है, ठीक है, उसके पास जितने भी जानकारी हैं उसको आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक प्राधिकरण के अंदर जितने भी जानकारी हैं जो पब्लिक में देने योग्य है, ठीक है, उसको आप हासिल कर सकते हो। किससे? राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के तहत, ठीक है। ये और ये जानकारी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसका ये काम है, ये सूचना का अधिकार आपको राइट देता है कि आप कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण है, ठीक है, उससे आप हिसाब मांग सकते हो, जो कि उसको लगे, यहाँ पे उसको भी लगनी चाहिए कि अगर ये वाली जानकारी आपको दे दिया जाए तो इससे देश को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, सेना का कोई नुकसान नहीं है, या फिर रक्षा का कोई नुकसान नहीं है, वही जानकारी आपको दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आप आर्मी वाले को जाके बोलोगे, जैसे मान लो कोई अभी किसी के दिमाग में आएगा तो सार्वजनिक प्राधिकरण है तो इसका मतलब क्या, आर्मी वाले से भी जाके पूछ सकते हैं क्या कि आपने टैंक कहाँ से खरीदा, या फिर आप अभी ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है तो आप कब पाकिस्तान को उड़ाओगे, तो ये सब नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि ये रक्षा से संबंधित है। तो आपको वही जानकारी दी जा सकती है जो कि देने योग्य है, देने योग्य, ठीक है। और ये देने योग्य कौन सा है, ये संविधान में वर्णन ही नहीं किया गया है। यहाँ पे देखो तो आप अनुच्छेद जो है, सॉरी अनुच्छेद बोल रहे, सूचना का अधिकार 2005 क्या कहता है, ये तो आप समझ गए, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, पारदर्शिता और क्या होती है, जवाबदेही, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आती है। देही बढ़ती है, ध्यान रखें। अब देखो ये कह रहा है अगला कथन क्या बोल रहा है इसी का, ये तो पहला हो गया। अब अगर दूसरा देखोगे तो शासकीय गुप्त बात अधिनियम 2023, इसको लिखने से बेटर है यहीं पे मार्क करो और सीधा कॉपी में ऐसा इधर स्टार बना दो, आप समझ जाओगे ना इसी का है। अगर यहाँ पे पढ़ोगे ना इस वाले स्टेटमेंट को, तो यहीं पे ये लिखा है गुप्त बात, मतलब यहाँ पे कोई छुपी बात से संबंधित है। तो ये क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब है कि राज्य का कोई आधिकारिक सूचना, विशेषकर राष्ट्र रक्षा संबंधित जो भी जानकारी है, ठीक है, रक्षा हो गया, ठीक, उसके बाद राष्ट्र संबंधित सुरक्षा का अधिनियम, ये जासूसी, राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र की अखंडता के लिए संभावित खतरे का मुकाबला का उद्देश्य से बनाया गया है। अगर कोई कोई है ऐसा जो कि जासूसी कर रहा है,
कोई राजद्रोह का काम कर रहा है या फिर कोई रक्षा का बात क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा अधिनियम है, उसके लिए शासकीय गुप्त अधिनियम 1923। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख लो 1 मिनट में, ठीक है। यह अधिनियम किससे, यह अधिनियम जासूसी, राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह भी लिख सकते हो, राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रखंडता के लिए संभावित खतरे, मतलब आने वाला जो खतरा है, संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। अब देखो, यहाँ से आपने कितना कुछ सीखा। आपको सबसे पहले यही पता चला कि सूचना का अधिकार क्या है, उसके बाद पता चला कि ये शासकीय गुप्त बात अधिनियम क्या है। अब अगर इसके राइट आंसर को देखो, इसमें यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब ये दोनों का दोनों सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज का क्लास कुछ काम आ गया है, आज का क्लास थोड़ा सा छोटा रखा है। आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी बच्चे एक क्लास को देख लेते हो, जिसको लगता है छोटा क्लास है, दूसरे लेक्चर को भी देख लो, 2 लेक्चर देख लो। और छोटा क्लास रहने का रीज़न ये है, ये आपका ना यूट्यूब पे लेक्चर सबसे लास्ट में रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी हमारे बैच वैच चलते हैं सबसे लास्ट में रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा किल्लत है। और अभी हम 1-2 बैच को छोड़ेंगे ऑफलाइन वाले, फिर ऑनलाइन में ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दे पाएंगे। तो ये हम अपना पर्सनल टाइम काट के, फैमिली का टाइम काट के आप लोग को डिवोट कर रहे हैं, तो इसलिए बीच बीच में कभी काम आ जाता है तो थोड़ा सा क्लास छोटा रखना पड़ता है। तो आप लोग नाराज़ मत रहना प्लीज़, और जितने भी वीडियो पढ़ें उसको देखो, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से नई क्लास में। बस आप लोग पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।